मेरा नाम मानसी है। पेशे से मैं एक नर्स हूँ। एक अजीब वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, उसे सुनिएगा ज़रूर। और हाँ, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। मेरी ये कहानी आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा लेगी। मेरी ज़िंदगी का ये वाक़या बहुत ही अनोखा है। आज भी जब मैं किसी को ये सुनाती हूँ तो मुझे खुद यकीन नहीं आता कि दुनिया में ऐसा भी हो सकता है। उन दिनों मैं अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती थी। मेरे मोहल्ले वाले भी ये बात जानते थे। एक दिन मेरे पास सुनैना आंटी आई और बोली कि बेटी, मेरी बहू बहुत बीमार है। सुनैना आंटी बहुत परेशान थी। कहने लगी, तुम मेरे घर चलो। वो इतनी परेशान थी और हड़बड़ाई हुई थी कि मुझे उनके घर जाना ही पड़ा। घर जाकर उनकी बहू पर नज़र पड़ी तो मेरा भी कलेजा मुंह को आ गया। उनकी बहू नायरा प्रेग्नेंट थी और बुरी तरह तड़प रही थी। उसे शायद दर्द हो रहा था, लेकिन बेचारी सब्र की मारी बोल भी नहीं पा रही थी। मैंने कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं इन्हें अस्पताल लेकर जाऊंगी। लेकिन अभी तो इनका दूसरा या तीसरा महीना चल रहा है, फिर इतने दर्द की वजह समझ नहीं आती। कहने लगी कि बस ऐसा ही है, इसके इतने ज़्यादा दर्द ने हमें भी परेशान कर रखा है। ईश्वर रहम करे, मुझे तो मामला गड़बड़ लगता है। सुनैना आंटी के बहू की बहन भाई भी वहीं पर मौजूद थे। बहरहाल मैं उन तीनों को लेकर अस्पताल की तरफ चल पड़ी, क्योंकि अस्पताल मेरे घर के पास में ही था। मैं वहाँ पर नौकरी भी करती थी, इसलिए मेरी जान पहचान भी काफ़ी थी। मैं उसे डिलीवरी वार्ड की डॉक्टर पल्लवी के पास लेकर गई। ओपीडी में चेक करवाने की बजाय मैं उसे सीधा वार्ड में ले गई। तभी अचानक मैंने इस बात को महसूस किया कि हमारे साथ एक 14-15 साल की लड़की भी थी। लड़की का चेहरा कुछ लड़कों जैसे था, बाल छोटे छोटे थे, हुलिया भी लड़कों जैसा ही था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये कोई किन्नर है। वो हमारे साथ साथ घर के अंदर से चली थी और यहाँ तक आ गई थी। मुझे हैरत इस बात की थी कि यहाँ पर इस वार्ड में इस लड़की का क्या काम है, मगर क्योंकि सुनैना आंटी के साथ वो किन्नर भी था तो मैंने ज़्यादा एतराज़ नहीं किया। मुझे लगा शायद उनके घर में काम करती होगी या कोई ऐसा वैसा मामला होगा। मेरा टोकना ठीक नहीं रहेगा। जब वार्ड में और कोई नर्स आएगी तो खुद ही उसे बाहर जाने को कह देगी। मेरे दिल में और कोई बात नहीं आई थी। तभी मैं डॉक्टर पल्लवी को वार्ड में लेकर आई। उन्होंने नायरा को चेक किया। चेक करते करते उन्होंने भी परेशानी का इजहार किया। बोली कि शायद इनके बचने की उम्मीद अब कम रह गई है। इन्हें जो बीमारी है ये इन्हें खुफिया तौर पर अंदर ही अंदर कई महीनों से खाए जा रही है। लेकिन शुक्र है कि बच्चा सही सलामत है। लेकिन अब बच्चे का भी कुछ नहीं हो सकता। अभी तो इन्हें सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, इसलिए बच्चे को हम किसी और तरीके से भी पैदा नहीं कर सकते। मैं उस वक्त किसी और काम से बाहर आ गई थी। मेरा दिल ये सब कुछ देखकर हमेशा परेशान हो जाता था और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। तकरीबन दोपहर के खाने के बाद जब मैं वापस वार्ड में गई तो देखी अजीब सा माहौल था। वो किन्नर जिसका नाम गुलाबो था वो वहीं पर खड़ा था, जबकि सुनैना आंटी और उनकी बहू की बहन उसी वार्ड में खड़ी नायरा को तसल्लियाँ दे रही थी। मगर डॉक्टर पल्लवी मुझे बता चुकी थी कि नायरा का बचना नामुमकिन है। इन्हें जो बीमारी हुई है इसमें बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। इनके फेफड़े कमज़ोर हो चुके हैं। ईश्वर जाने कि इनके फेफड़ों पर कमज़ोरी के असर क्यों है। लेकिन अब इन्हें ऑक्सीजन पर भी रखा जाए तो वो ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहेगी। मुझे सब लोग परेशान नज़र आ रहे थे, सिवाय गुलाबों के, जो अजीब से तरीके से मुस्कुराता और कभी इधर कभी उधर देखता। अस्पताल की इमरजेंसी में किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया था कि वो यहाँ पर क्यों खड़ा है, इसलिए नर्स ने भी उसे बाहर जाने को नहीं कहा था। शाम को अजीब बात ये हुई कि डिलीवरी वार्ड से रोने और चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैं जल्दी से भागती हुई वार्ड में गई तो पता चला कि नायरा दम तोड़ रही है। दम तोड़ते तोड़ते उसने जो वसीयत की थी उसने सभी को हैरत में डाल दिया था। उसने कहा कि मैं अपने बच्चे को अपनी ज़िंदगी में तो नहीं देख सकी, लेकिन अगर मेरा बच्चा मेरे मरने के बाद भी पैदा हो जाए तो मैं खुश होंगी। खुद को खुद किस्मत समझूंगी, इसलिए आप गुलाबों का ऑपरेशन करें और मेरा बच्चा उसकी कोख में रख दे। ये बात भी अनोखी और मजाकिया थी। आज तक तो मैंने इसके बारे में नहीं सुना था, लेकिन गुलाबों के चेहरे पर बहुत इत्मीनान और खुशी थी।
आँखों में एक अजीब सी चमक, जिससे लग रहा था कि उसे इस सब से कोई ऐतराज़ नहीं बल्कि खुशी हो रही है। मैंने डॉक्टर पल्लवी से पूछा कि डॉक्टर साहिबा, ये कैसे मुमकिन है, इतना बड़ा ऑपरेशन हो जाए, वो भी एक किन्नर का। डॉक्टर पल्लवी ने कहा कि तुम तो बिल्कुल ही अनपढ़ हो गई हो, अभी दुनिया में कुछ भी मुमकिन है, और वैसे भी जाते जाते इंसान की ख्वाहिश को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। नायरा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाएगा और साथ ही गुलाबो भी जाएगी। ये सर्जरी एक इमरजेंसी सर्जरी है, इसमें वक्त भी काफ़ी लगेगा, लेकिन ये सर्जरी करने से हम सुनैना आंटी की आखिरी निशानी को बचा सकते हैं। तुम्ही ने तो बताया था कि उनका एक ही बेटा था, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब ये बेचारी तो सारी ज़िंदगी अपने बच्चे के लिए, अपनी नस्ल के लिए तरसती रह जाएगी। उनके लिए ये ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर ये ऑपरेशन ना हुआ तो सुनैना आंटी हमेशा हमेशा के लिए अपनी औलाद से महरूम हो जाएगी। ज़िंदगी में कभी भी उनको ये खुशी नहीं मिलेगी, और वैसे भी उस बेचारी का एक ही बेटा था। उनका तो हक बनता है कि उनकी आखिरी निशानी को कैसे भी करके बचाया जाए, वरना उस बेचारी के लिए तो ज़िंदगी भर का सदमा बन जाएगा। मैं डॉक्टर पल्लवी की तरफ बेयकीनी से देख रही थी। ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना था, ना ही मैं किसी सर्जरी के बारे में मैंने सुन रखा था जिसमें एक औरत का बच्चा उठाकर दूसरी औरत की कोख में डाल दिया जाए। ये अजीब सी बात थी। बहरहाल ऑपरेशन करने के लिए गुलाबो और नायरा को ऑपरेशन थिएटर में लाया गया। नायरा अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। इन्हीं सब इमरजेंसी हालात में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मैं तो ईश्वर से दुआ ही कर सकती थी कि ये ऑपरेशन कामयाब हो जाए, क्योंकि सुनैना आंटी को मैं ही अस्पताल लेकर आई थी। ये मेरी ज़िम्मेदारी थी। मेरी मोहल्लेदारी ख़राब हो जाती अगर उनका ऑपरेशन सही से ना होता तो। तकरीबन 4-5 घंटे ये ऑपरेशन चालू रहा। सुनैना आंटी के साथ उनकी बहू की छोटी बहन भी काफ़ी इंतज़ार कर रही थी इस ऑपरेशन का। वो भी बहुत परेशान थी। अपनी बहन के लिए तो उसका खून सूख रहा था। मैंने उससे गुलाबो के बारे में पूछा तो कहने लगी, गुलाबो बेचारी को तो बलि का बकरा बना दिया गया है। वो तो हमारे घर में काम करती है और काफ़ी साल हो गया है उसे हमारी नौकरी करते हुए। बाहर इस तरह लोगों के साथ घूमना फिरना और नाच गाना करना हमें पसंद नहीं आता था, इसलिए हम लोग उसे घर ले आए। घर लाकर हमने उसे घर के कामों पर लगा दिया। क्या वो आपकी कोई रिश्तेदार है? मैंने नायरा की छोटी बहन से पूछा। रिश्तेदार है भी और नहीं भी। गुलाबो की पैदाइश हमारे चाचा के घर में हुई थी, लेकिन किसी ने भी उसे कबूल नहीं किया। यूँ कह लीजिए कि गुलाबो बाहर बाज़ारों में घूमने फिरने लगी और फिर साथ साथ नाच गाना भी शुरू हो गया। बस इसी सब से बचने के लिए मेरे पापा उसे घर ले आए और अब वो हमारे घर में रहती है। लेकिन आज तो उसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ गई। उसकी तो ज़िंदगी में पहले ही बहुत परेशानी है, मगर मैं चाहती हूँ कि सुनैना आंटी अपनी आखिरी निशानी से महरूम ना हो। इसी वजह से मैंने गुलाबो को राज़ी कर लिया कि वो ये ऑपरेशन करवा ले। वैसे भी ज़िंदगी में उसे शादी तो करनी नहीं है। अगर वो किसी के काम आ जाएगी तो उसमें हम सबका भला है। और वैसे भी गुलाबो को हमने पाला है, हमारे बड़े एहसान है उस पर। वो इस बात को टाल भी नहीं सकती। मैं उस लड़की की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। इन लोगों ने सिर्फ एक बच्चे की जान बचाने के लिए पूरी जीती जागती इंसान को दांव पर लगा दिया था। अब जाहिर है जिसके अंदर इतना बड़ा बदलाव आ जाए वो ज़िंदा कैसे रहेगी। क्या पता इस बेचारी की ज़िंदगी को क्या क्या ख़तरा हो जाएगा। 7-8 घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर से गुलाबो को जब मैंने देखा तो उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। ऐसा लगता था कि उसने काफ़ी देर से पानी भी नहीं पिया। जाहिर है ऑपरेशन से पहले खाना पीना वैसे भी बंद कर दिया जाता है। नायरा की मौत हो चुकी थी। हर तरफ बस परेशानी ही परेशानी थी। नायरा के सारे एक्सरे और रिपोर्ट्स वगैरह सुनैना आंटी को दे दिए गए थे, क्योंकि वो अपनी बहू के जाने पर बहुत ज़्यादा रो रही थी। अस्पताल वालों पर भी इल्ज़ाम लगा रही थी कि तुम लोगों ने ही मेरी बेटी यानी कि मेरी बहू को मार दिया है। लेकिन बहरहाल ये सब तो अस्पताल के माहौल का एक हिस्सा होता है। हमें इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता। ज़्यादा ध्यान इस बात पर होता है कि मरीज़ की लाश आसानी से उसके घर तक पहुंच जाए।
एम्बुलेंस का बंदोबस्त करके नायरा की डेड बॉडी को उसके घर तक पहुंचा दिया गया था। मैं अस्पताल में बैठी थी, हैरान परेशान थी, मगर आज तो जब मेरी नज़र डॉक्टर पल्लवी पर पड़ी तो मुझे अजीब सा लग रहा था। डॉक्टर पल्लवी मुझसे नज़रें चुरा रही थी। वैसे भी वो बहुत कम बातचीत करती थी, मगर आज मेरे पास आकर मुझसे पूछने लगी कि ये सुनैना लोग तुम्हें कहाँ से मिले? क्या ये बहुत अमीर है? क्या इनके पास बहुत पैसा है? नहीं तो पैसा तो नहीं है, ये तो हमारे मोहल्ले के रहने वाले हैं, बस हमारे जैसे ही लोग हैं। मगर मुझे ऐसा लगता तो नहीं है। नायरा की बहन और उस सुनैना आंटी को देखकर ऐसा लगता था कि ये लोग बहुत पैसे वाले हैं। अगर इनके घर में कोई और भी काम हो तो मुझे ही लेकर जाना। उन्होंने मुझे ऑपरेशन की बहुत अच्छी कीमत चुकाई है। एक कीमत तो वो होती है जो अस्पताल में जाती है, एक वो होती है जो डॉक्टर को नजराने के तौर पर दी जाती है। यूँ कहो कि उन्होंने मुझे तोहफे के तौर पर इतनी कीमत दी है कि मैं सोच भी नहीं सकती। डॉक्टर पल्लवी के मुंह से ये बातें सुनकर मैं हैरान हो गई थी। डॉक्टर पल्लवी जैसी औरत आज तक मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। वो एक औरत की मौत के बाद उसके पैसे गिन रही थी कि मैंने उस ऑपरेशन के कितने पैसे लिए। मुझे बेचारी नायरा पर तरस आ रहा था, जो अपनी ज़िंदगी की बाजी बच्चा पैदा होने से पहले ही हार गई थी। उस दिन मैं घर आई तो बस यही सोच रही थी। ऑपरेशन थिएटर के बारे में बार बार मेरे ख्याल बदल रहे थे। मेरा पता नहीं क्यों दिल चाह रहा था कि मैं ऑपरेशन थिएटर में जाकर देखूं तो सही। शायद मुझे कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे मैं सच तक पहुंच सकूं। मगर अगले दिन अस्पताल जाकर देखी तो ऑपरेशन थिएटर से वो सारे सबूत मिटाए जा चुके थे जो कि नायरा के ऑपरेशन के थे। जाहिर है वहाँ तो हर रोज़ नए ऑपरेशन होते थे। इन सब से किसी को कोई लेना देना नहीं होता था कि ऑपरेशन थिएटर में कौन आता है कौन जाता है। खैर अगले दिन मैं सुनैना आंटी के घर गई। वो मुझे देखते ही रोने लगी। कहने लगी, बेटा मैं तो बर्बाद हो गई हूँ। मैंने तो पहले अपनी बहू को अपना सहारा समझा था। जब मेरा बेटा एक कार एक्सीडेंट में मर गया, उसी वक्त काश मैं अपनी बहू को भी चेक करवा लेती। काश मैं उसी वक्त देख लेती कि मेरी बहू के फेफड़े कितने ज़ख्मी हो चुके हैं। उसे खांसी आती थी तो खांसी के पीछे कोई वजह है। मैंने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और देखो आज मेरी बहू भी मेरे हाथ से चली गई। वो मेरी ज़िंदगी से निकल गई। मैं ही उन सब की गुनहगार हूँ। अब मुझे ही इस सब की सज़ा भरनी होगी। अब मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही उम्मीद बाकी है और वो है गुलाबो, क्योंकि उसकी कोख में हमारी आखिरी निशानी है। उसी निशानी की हिफाजत करने के लिए मैं अब गुलाबो की हिफाजत करूँगी, गुलाबो की हर बात मानूंगी। और तुम भी गुलाबो को समझा देना कि ईश्वर के लिए मुझ पर किसी चीज़ का दबाव ना डाले। मैं बूढ़ी औरत हूँ, मेरे पास अब अपने बेटे की निशानी के अलावा और कुछ नहीं बचा है। मैंने सुनैना आंटी को बहुत तसल्लियाँ दी, मगर तसल्लियाँ देने से क्या होता है। जब एक इंसान का सब कुछ खो जाए तो उसे अंदर ही अंदर गम खाने से कोई नहीं बचा सकता। मुझे सुनैना आंटी पर भी तरस आ रहा था, मगर मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकती थी। मुझे अपने घर में भी बहुत काम थे। उसके बाद मैं अपने अस्पताल में बिज़ी हो गई। मगर 2 हफ्ते के बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मुझे हैरत में डाल दिया था। मैंने देखा कि गुलाबो जैसी कद काठ वाली एक लड़की घूंघट डाले डॉक्टर पल्लवी के ऑफिस में दाखिल हुई। मैंने उसे देख लिया था, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे गई, जबकि नायरा की छोटी बहन भी उस लड़की के साथ में ही थी। मुझे महसूस हो चुका था कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि गुलाबो ही है और उसे नायरा की छोटी बहन ही यहाँ लेकर आई है। मैं डॉक्टर पल्लवी के ऑफिस में गई तो झांकते ही मुझे पता चल गया कि ये गुलाबो और नायरा की छोटी बहन है। मैंने देखा कि गुलाबो के जिस्म पर अच्छे कीमती रेशमी कपड़े थे और साथ में नायरा की बहन बैठी डॉक्टर पल्लवी से बातें कर रही थी। असल में डॉक्टर साहिबा, आप तो जानती है कि गुलाबो प्रेग्नेंट है, तो उसका बच्चा पैदा होने तक हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मैं इसे आपके पास चेकअप के लिए ले आऊँ। ऐसा ना हो कि कोई परेशानी हो जाए जो बाद में समझ आए और उस वक्त बहुत देर हो जाए, जैसा कि सुनैना आंटी ने अपनी पहली बहू के साथ किया है। मेरा मतलब है कि मेरी बहन के साथ।
मैं गुलाबों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि गुलाबों ने हम सब के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और हमें इस कुर्बानी का एहसास करना चाहिए कि उसने अपने जिस्म की, अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कि हम अगर चाहे भी तो उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। डॉक्टर पल्लवी की नज़र मुझ पर पड़ी, मगर उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर जाने को नहीं कहा। लेकिन मैंने देखा था कि वो मेरी मौजूदगी में बात करने पर बेचैनी महसूस कर रही थी। आखिर 2 मिनट के बाद उन्होंने मुझे चाय लाने को कह ही दिया। चाय के बहाने वो मुझे बाहर भेज चुकी थी। अंदर पता नहीं क्या बातें चल रही थी। जब मैं वापस आई तो डॉक्टर पल्लवी बेहद मुस्कुरा रही थी और गुलाबों को देखकर कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा और सेहतमंद पैदा होगा। बस तुम्हें अच्छा खाने पीने की ज़रूरत है, किसी भी किस्म का टेंशन मत लेना। और हाँ, अगली बार जब आओगी तो इस बच्चे की दादी को भी साथ ले आना। ये सुनने के बाद नायरा की बहन और डॉक्टर पल्लवी दोनों ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मुझे सुनैना आंटी पर अब तरस आने लगा था। मैं नहीं चाहती थी कि ये लोग उनसे बच्चा छीन ले। मैंने दोनों के तेवर पढ़ लिए थे। ऐसा लगता था जैसे ये लोग अब सुनैना आंटी को ये बच्चा नहीं देने वाले, मगर वो इस बच्चे का क्या करेंगे? ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मैंने उन लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। बस मुझे गुलाबों पर बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी। गुलाबों, जिसे मैंने पहले लड़कों के कपड़े में और मामूली से जूतों में देखा था, आज उसके चाल ढाल ही बदली हुई थी। मैंने सोचा कि मैं ये सब कुछ सुनैना आंटी को मिलकर ज़रूर बताऊंगी कि आपकी बहू का बच्चा एक किन्नर के पेट में है, तो आप उसे अपने घर में रखिए। क्योंकि नायरा की बहन उसे लेकर डॉक्टर के पास भी जा रही थी और बाकी सारे काम भी कर रही थी। ऐसा ना हो कि बच्चा पैदा होने के बाद गुलाबों को उस बच्चे से मोहब्बत हो जाए और फिर वो ज़िंदगी भर के लिए उसके पीछे पीछे फिरती रही और गुलाबों नायरा की बहन के घर या उसके चाचा के घर चली जाएगी। फिर क्या होगा? क्योंकि बच्चे को माँ से मोहब्बत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शाम होते ही मैंने सुनैना आंटी के घर गई। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। कहने लगी कि नहीं बेटी, तुम गलत सोच रही हो। उन्होंने मुझसे कहा तो था कि गुलाबों यहाँ रहना चाहती है, मगर उनकी कुछ शर्त थी। चलो मैं वो शर्त मान लूँगी। और वैसे भी ये बात तुमने भी महसूस की है, तो अब मुझे ज़्यादा यकीन हो गया है। पहले ऐसा लग रहा था जैसे मैं बस वहम किए जा रही हूँ, लेकिन अब समझ गई हूँ कि ये वहम नहीं है। मुझे भी अब गुलाबों पर कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। मैं अपने बेटे और अपनी बहू की तरह अब गुलाबों और उसके बच्चे को भी खोना नहीं चाहती। सुनैना आंटी से ये बात करने के बाद जब मैं अपने घर आई तो मेरा दिल बड़ा बेचैन था। पता नहीं क्यों मुझे डॉक्टर पल्लवी पर भी शक हो रहा था। ऐसा लगता था कि इस सब में डॉक्टर पल्लवी भी मिली हुई है। अगर वो उस दिन हंसी ना होती तो शायद मैं उस पर शक ना करती। लेकिन नायरा की बहन और गुलाबों के होते हुए डॉक्टर पल्लवी का रंग रूप ही बदल जाता था। वो उनसे इतने अच्छे से बात करती जैसे वो उनकी अपनी रिश्तेदार हो। खैर, जैसे तैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरा इंतज़ार भी बढ़ता जा रहा था। मैंने सुनैना आंटी से पूछा कि क्या गुलाबों वाकई में प्रेग्नेंट हो गई है। कहने लगी कि हाँ, प्रेग्नेंट तो है और उसका पेट भी बढ़ गया है। बस अब मुझे 9 महीने ख़त्म होने का इंतज़ार है। मेरी बहू को तो मरे हुए तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। अब ये 8वें महीने में है। एक ही महीना रह गया है, क्योंकि जब मेरी बहू मरी थी तो उसके पेट में बच्चा 2 महीने का था। अब जाहिर है वो 2 महीने भी जोड़ोगी ना तुम। सुनैना आंटी बेचारी एक एक करके दिन गिन रही थी। एक शाम मैंने बड़ी सी गाड़ी में गुलाबों को सुनैना आंटी के घर आते हुए देखा। सुनैना आंटी बाहर आई। गुलाबों नई गाड़ी में बैठी हुई सुनैना आंटी के घर आ गई थी। उसका पेट देखकर लग रहा था कि उसे वाकई में बच्चा होने वाला है। मैं हैरान थी कि एक किन्नर बच्चे को जन्म कैसे दे सकता है। बहरहाल उसने गाड़ी अंदर लगा ली। साथ में नायरा की बहन भी थी। नई गाड़ी ने मुझे हैरान कर दिया था, क्योंकि जब से गुलाबों प्रेग्नेंट हुई थी पैसों की बरसात कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। एक तो गुलाबों के अपने हालात बदल गए थे और दूसरा डॉक्टर पल्लवी भी काफ़ी बदल चुकी थी। डॉक्टर पल्लवी का व्यवहार गुलाबों के साथ पूरा बदल चुका था। खैर, वो दिन बहुत ही यादगार था। गुलाबों ने अचानक ही शोर मचाना शुरू कर दिया। बोली कि अब हमारा बच्चा पैदा होने लगा है। फ़ौरन ही नायरा की बहन ने गाड़ी निकाली
और गाड़ी चलाकर अस्पताल चली गई। सुनैना आंटी पीछे बुलाती ही रह गई कि बेटा मुझे भी साथ ले चलो, मगर उन लोगों ने इतनी अचानक हड़बड़ी मचाई कि बेचारी आंटी पीछे कहती ही रह गई कि मुझे भी साथ ले चलो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। अस्पताल पहुंचने पर उन लोगों ने किसी को भी नहीं बताया। बस ये लोग डॉक्टर पल्लवी को लेकर वार्ड में चले गए और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में मुझे बताया गया कि गुलाबों को ऑपरेशन होगा। इस बात ने मुझे भी हैरान कर दिया था कि आखिर इतनी जल्दी ऑपरेशन का फ़ैसला क्यों किया गया है। बहरहाल सुनैना आंटी थोड़ी देर में अस्पताल आ गई थी। उन्हें मैं अपने साथ ही लेकर आई थी। वो भी अस्पताल पहुंच गई थी। अब उन्हें अपने पोते के दुनिया में आने का बेसब्री से इंतज़ार था। मैं भी उनके होने वाले पोते के लिए दुआएं कर रही थी कि तभी ऑपरेशन थिएटर से खबर आई। ये खबर ऐसी थी जो सुनैना आंटी के लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि गुलाबों के साथ भी वही हुआ था जो उनकी पहली बहू नायरा के साथ हुआ था। मगर उसमें फ़र्क ये था कि इस बार ज़िंदगी की बाजी गुलाबों ने नहीं हारी थी। सुनैना आंटी तो रो रो कर पागल हो रही थी। मैं उनका दुख समझ सकती थी, क्योंकि उनके साथ ये तीसरा हादसा था। रोने धोने के बाद उनका सारा ध्यान डॉक्टर पल्लवी पर ही था। डॉक्टर पल्लवी ने ही गुलाबों को ऑपरेशन किया था। डॉक्टर पल्लवी ही वो डॉक्टर थी जिसने नायरा का भी ऑपरेशन किया था। सुनैना आंटी तो परेशान हो गई, चीखने चिल्लाने लगी। डॉक्टर पल्लवी के ऑफिस में जा पहुंची, बोली कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम पर केस कर दूंगी। तुमने जो कुछ भी किया है सही नहीं किया। मेरी ज़िंदगी तुमने नर्क बना दी। मैं तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूंगी। मुझे तो ये सारी बातें समझ नहीं आ रही थी, मगर हाँ मैं इतना ज़रूर समझ गई थी कि डॉक्टर पल्लवी इस सारे हंगामे से परेशान हो रही थी। तभी वो गुलाबों और नायरा की बहन पर बरस पड़ी। तुम लोगों ने तो कहा था कि ये बुढ़िया नहीं बोलेगी, अब ये आकर मुझे बदनाम कर रही है। यहाँ से जाओगी या फिर मैं तुम्हारी हकीकत खोल दूँ। डॉक्टर पल्लवी के मुंह से ये शब्द सुनकर उन दोनों के चेहरों से हवाइयाँ उड़ गई थी। वो सुनैना आंटी को खींचने की कोशिश करने लगी, मगर मैं सुनैना आंटी का साथ दे रही थी। मैं चाहती थी कि सच सामने आ ही जाए, और जाहिर है डॉक्टर पल्लवी को भी अपनी इज्जत बचानी ही थी। उसने अपने ऑफिस का दरवाज़ा बंद किया और सुनैना आंटी को अंदर बुलाकर जो हकीकत बताई, उसने तो मेरे भी होश उड़ाकर रख दिए। डॉक्टर पल्लवी ने बताया कि पहले तो इन लोगों ने मुझसे झूठ बोला, कहा कि सुनैना को तसल्ली देने के लिए तुम गुलाबों के ऑपरेशन का नाटक करो, ताकि उसे अंदाज़ा हो जाए कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, वरना वो दुख से मर जाएगी। बहू और बेटे के मर जाने के बाद वो वैसे भी दुख में मुब्तला है। डॉक्टर पल्लवी ने सुनैना आंटी पर तरस खाकर उस ऑपरेशन की खबर उनको दी थी, जो कि कभी हुआ ही नहीं था। मगर डॉक्टर पल्लवी ये नहीं जानती थी कि नायरा की बहन और गुलाबों मिलकर सुनैना आंटी को लूटने की साजिश बना लेगी। सुनैना आंटी से उसका मकान लिखवा लेगी, उसका सोना भी अपने नाम करवा लेगी, क्योंकि इनके लिए गुलाबो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही थी, तो बदले में उसे भी कुछ ऐसा मिलना चाहिए जिस पर यकीन करके वो सुनैना आंटी को अपना बच्चा दे सके। उसने वादा किया था कि बच्चा पैदा होने के बाद वो सुनैना के साथ रहेगी और दोनों ही सुनैना आंटी का ख्याल रखेगी। इस सारे साजिश के पीछे दिमाग तो नायरा की बहन का ही था, मगर गुलाबो भी उसमें पूरा शामिल थी। तभी मैं कहूँ कि जब भी गुलाबो चेकअप करवाने आती है तो डॉक्टर पल्लवी उसे अलग कमरे में क्यों ले जाती है, जबकि बाकी मरीज़ों को वो मेरे सामने चेक करती है। सारा सच सामने आ चुका था, मगर मैं इस बात पर हैरान थी कि डॉक्टर पल्लवी जो गुलाबो और नायरा की बहन से पैसे लेकर इस नाटक के लिए तैयार हुई थी, तो अब ये कैसे कह रही थी कि उसने सुनैना आंटी पर तरस खाकर किया। बेचारी सुनैना आंटी अब लूट चुकी थी। अब पुलिस में जाना, उनके खिलाफ़ लड़ना, उनका केस जीतना किसी के बस की बात नहीं थी। मुझे सुनैना आंटी पर तरस आता है, जिसकी सारी उम्र की मेहनत की कमाई उन दो औरतों ने लूट खा ली, जिसमें एक किन्नर भी है। मेरी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि अगर किसी की नज़र में कोई जान पहचान वाले हैं जो सुनैना आंटी की मदद कर सके, उसे उसकी जायदाद वापस दिला सके। मैं सुनैना आंटी की मदद करना चाहती हूँ, मगर मैं खुद मामूली सी नर्स हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती हूँ सिवाय इसके कि मैं उन्हें तसल्ली दूँ, मगर मेरा दिल उन्हें देखकर बहुत परेशान होता है। ईश्वर के लिए मेरी मदद कीजिए।
अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।